रूसी अर्थव्यवस्था हमारे सामने पिघल रही है और पुतिन खुद डरे हुए हैं। इसीलिए उन्होंने क्रेमलिन को पूरी तरह छोड़ दिया है ताकि वे पूर्व सोवियत राज्यों से मदद मांगने जा सकें। इस बीच रूस के अधिकारियों को कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। हम इसे उन बेतुके मीडिया इंटरव्यूज से देख सकते हैं जो वे पुतिन के बाहर रहने के दौरान दे रहे हैं। लेकिन देखिए, ये सबसे बुरा हिस्सा नहीं था। रूस के लिए सबसे बुरा हिस्सा ये था कि पूर्व सोवियत राज्यों की इस बैठक में पुतिन के साथ कैसा व्यवहार किया गया। अब आप जानते हैं, उसे मदद के लिए भीख मांगनी पड़ी, लेकिन उससे पहले उसे व्यक्तिगत रूप से अजरबैजान से माफी मांगनी पड़ी पूरी दुनिया के सामने। रूस धीरे धीरे यह महसूस कर रहा है कि शायद वह एकजुट नहीं रह पाएगा और यह सब रूसी सेना की विफलता से शुरू होता है। खुद ही सुनिए। मैंने ये पहले कहा है, फिर भी आपके साथ साझा करूंगा। मेरा मतलब है, सच में अगर आपने एक घोंघा रूस और यूक्रेन की सीमा से चलाना शुरू किया होता और पिछले 3.5 सालों तक वह चलता रहता, तो अब वह पोलैंड में होता और वे देश के अंदर अभी तक 20% भी नहीं पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि ये दिखाता है कि रूसी सेना युद्ध के मैदान पर कितनी अयोग्य, कितनी अप्रभावी, अयोग्य और अक्षम साबित हुई है। जब दुनिया का हर देश देख सकता है कि आप वह दूसरी सबसे मजबूत सेना नहीं हैं, जैसा कि आपने दशकों तक दावा किया था, वे आपकी दबंगई पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और वास्तव में वे पलटकर जवाब देना शुरू कर देते हैं। यही तो अजरबैजान पिछले कुछ वर्षों से कर रहा है। देखिए, पिछले क्रिसमस 25 दिसंबर 2024 को रूस ने एक अजरबैजानी नागरिक विमान को मार गिराया था, लेकिन फिर रूस ने इस गलती के लिए माफी मांगने या किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। असल में पुतिन ने कहा कि विमान पायलट की गलती की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अच्छा, अजरबैजानी लोगों ने इस बहाने को नहीं माना और वे रूसी सेना से नहीं डरे। असल में उन्होंने समझ लिया कि रूस को अजरबैजान की जरूरत अजरबैजान को रूस से ज्यादा है, और यही वजह है कि अब पुतिन को सबके सामने माफी मांगने और अपनी गलती स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है ताकि वह रूसी अर्थव्यवस्था के लिए मदद की भीख मांग सकें। इसे आप खुद सुनिए। मैं बैठक की शुरुआत उस विमानन त्रासदी से करना चाहूंगा जो हमारे आसमान में हुई थी, और तब भी हमें हमारी पहली फोन कॉल पर न केवल इस दुखद घटना के लिए माफी मांगने के लिए कहा गया, बल्कि यह भी कहा गया कि यह रूस की हवाई सीमा में रूस की ओर से हुई थी। साथ ही मैंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। मुझे कहना होगा कि हमने योजना पर सहमति जताई थी। मैं इसे एक बार फिर दोहराना चाहता हूं, इसकी पुष्टि करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि हम निश्चित रूप से, जैसा कि सहमति बनी थी, उसी पर हैं। हम इस त्रासदी, इस आपदा के कारणों के बारे में बात कर सकते हैं। ये कई परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। पहली बात यह है कि आसमान में एक यूक्रेनी ड्रोन था। हम ऐसे 3 ड्रोन को ट्रैक कर रहे थे जो त्रासदी वाले दिन रात में रूसी सीमा पार कर गए थे। दोस्तों, मुझे समझने में मुश्किल हो रही है कि पुतिन ने यूक्रेन पर कितनी चीजों का दोष लगाया है, जैसे रूसी अर्थव्यवस्था का गिरना। अरे, वो तो यूक्रेन की गलती है। रूसी सेना अयोग्य है, बिल्कुल, वो भी यूक्रेन की गलती है। और अब रूस ने एक यात्री विमान को मार गिराया है और फिर भी किसी तरह ये यूक्रेन की ही गलती है। मुझे लगता है पुतिन अगर टेबल से टकराएं तो गलती भी यूक्रेन पर डाल देंगे। उन्हें हर जगह यूक्रेन ही नजर आता है और इसकी वजह यह है कि यूक्रेन उनके लिए एक बुरा सपना बन चुका है। अब जैसे कि ये दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना के नेता के लिए काफी शर्मनाक नहीं था, मैं आपको अगला वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। क्योंकि इस क्लिप में पुतिन गलती से बता देते हैं कि रूसी सेना इतनी बुरी तरह क्यों नाकाम हो रही है। ये रूसी कमांडरों की गलती नहीं है, ये रूस के कमांडर इन चीफ की गलती है, और वो हैं पुतिन। इसे आप खुद सुनिए। दूसरा कारण रूस की अपनी वायु रक्षा प्रणाली में तकनीकी खराबियों में छुपा है। जो 2 मिसाइलें दागी गई थीं, वे सीधे विमान से नहीं टकराईं। अगर टकरा जाती तो वह तुरंत गिर जाता, लेकिन वे फट गई थीं। शायद यह आत्मविनाश था, मुख्य रूप से वॉरहेड्स से नहीं, बल्कि सबसे अधिक संभावना मिसाइलों के टुकड़ों से ही हुआ था।
यही कारण है कि पायलट ने इसे पक्षियों के झुंड से टकराव के रूप में महसूस किया, जो उसे इसी तरह सलाह भी दी गई थी और यह भी ब्लैक बॉक्स में साफ साफ सुना जा सकता है। इसी कारण रूसी सेना को नुकसान हो रहा है। पुतिन को बिल्कुल समझ नहीं कि कुछ कैसे चलता है। ऐसा है क्योंकि वह कहता है कि एयर डिफेंस को विमान मारना था, लेकिन रूसी एयर डिफेंस ऐसा नहीं करता। और यह थोड़ा दुखद है कि मुझे यह पता है लेकिन पुतिन को नहीं। देखिए, रूस पेंसियर S1 और S2 का इस्तेमाल करता है, शायद टॉर मिसाइल सिस्टम भी, और वे निश्चित रूप से S300 और S400 का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी में प्रॉक्सिमिटी फ्यूज मिसाइलें इस्तेमाल होती हैं, यानी मिसाइलें लक्ष्य के पास जाकर फटती हैं और तेज टुकड़े बाहर निकालती हैं जो लक्ष्य को गिरा देती हैं। यहाँ एक क्लिप है जो दिखाता है कि यह कैसे काम करता है। यही बिल्कुल हुआ था जब रूस ने गलती से उस अजेरी विमान को गिरा दिया था। पुतिन ने कहा कि यह सीधा हमला होना चाहिए था, लेकिन रूसी वायु रक्षा प्रणाली में खराबी आ गई। अब उन्होंने एक बात सही कही, रूसी वायु रक्षा प्रणाली अक्सर खराब हो जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार ऐसा हुआ था। सीधा हमला शब्द तभी इस्तेमाल होता है जब वे आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली का उपयोग करते हैं, और वे इसका इस्तेमाल केवल बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए करते हैं, क्योंकि अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करना चाहते हैं तो आपको मिसाइल को सीधे मारना ही होगा। लेकिन आप देखिए, इससे हमें पता चलता है कि पूरे रूसी सिस्टम में समस्या क्या है, और यह समस्या हम हर एक तानाशाही में देखते हैं। तानाशाह सेना का नियंत्रण नहीं छोड़ते क्योंकि इससे उनके खिलाफ तख्ता पलट हो सकता है, कुछ वैसा ही जैसा प्रिगोजिन ने 2 साल पहले किया था। फिर भी उनके पास सेना का नेतृत्व करने की विशेषज्ञता नहीं होती, इसलिए वे नियंत्रण में आकर और भी खराब हो जाते हैं। वे मदद नहीं करते, बल्कि वास्तव में वे सेना की क्षमताओं को नुकसान पहुंचाते हैं। यह सब तबाही की ओर ले जाता है, जैसा यूक्रेन में दिख रहा है। यह सद्दाम गद्दाफी के साथ हुआ, और अब हम इसे पुतिन के साथ अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इसके अलावा तानाशाहों की एक और आदत होती है कि वे अपने आसपास अयोग्य लोगों को रखते हैं ताकि उन्हें कोई अपनी सत्ता छीनने की चिंता न हो। खैर, जब प्रिय नेता घर पर नहीं होते तो इससे तरह तरह के विनाशकारी इंटरव्यू हो जाते हैं। यही बात क्रेमलिन में भी हो रही है। पुतिन देश से बाहर हैं और मूर्ख रूसी अधिकारी रूस से पूरी तरह से असंगत संदेश भेज रहे हैं। आइए पहले इस पहले वाले को सुनते हैं, जहां हमारे पास विदेश मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच अलास्का में हुई बैठक पूरी तरह से बेकार थी। दुर्भाग्य से हमें यह कहना पड़ रहा है कि समझौतों के पक्ष में एनकोरेज की शक्तिशाली प्रेरणा को दुश्मनों और युद्ध के पक्ष में रहने वालों के प्रयासों ने काफी हद तक समाप्त कर दिया है, आखिरी यूक्रेनी तक, सबसे पहले यूरोपीय। जैसा मैंने कहा, यह आदमी उप विदेश मंत्री है, लेकिन अगले क्लिप में हमारे पास रूसी विदेश नीति सलाहकार हैं। माना जाता है कि यह पद सीधे पुतिन से जुड़ा है और वह व्यक्ति विदेश मंत्री से बिल्कुल अलग संदेश दे रहा है। बिल्कुल, एनकोरेज में हुई समझौतों और सहमतियां सभी को पसंद नहीं आई है। एनकोरेज में हुई बैठक के दौरान दोनों राष्ट्रपतियों ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति जताई जो यूक्रेन में शांतिपूर्ण समाधान की नींव बन सकते हैं। बिल्कुल, एनकोरेज में हुई समझौतों और सहमतियां सभी को पसंद नहीं आई हैं। उदाहरण के लिए, यूरोपीय लोगों को यह पसंद नहीं है और न ही यूक्रेनी शासन को। जो लोग यूक्रेनी संकट का शांतिपूर्ण समाधान नहीं चाहते, उन्हें यह पसंद नहीं है। उन्हें ये समझौते और सहमतियां पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये काम नहीं करते, ये काम करते हैं। और इन्हीं समझौतों और सहमतियों के आधार पर हम अपने अमेरिकी साझेदारों के साथ संपर्क जारी रखे हुए हैं और आगे भी जारी रखेंगे। तो ये कहना कि एनकोरेज की गति कम हो रही है या खत्म हो गई है, बिल्कुल गलत है। अब देखिए, रूसियों के इतने विरोधाभासी संदेश देने का कारण यह है कि वे राष्ट्रपति ट्रंप से थोड़े नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन को टोमहॉक मिसाइलें दी हैं,
लेकिन वे ट्रंप की आलोचना में बहुत आक्रामक भी नहीं दिखना चाहते, क्योंकि इससे विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। खैर, जिन विनाशकारी परिणामों से रूस इतना डर रहा है वे शायद हमारी सोच से भी जल्दी आ सकते हैं। नाटो में अमेरिकी प्रतिनिधि ने पुष्टि की है कि अमेरिका के पास ऐसे शक्तिशाली हथियार हैं जिन्हें यूक्रेन को देकर क्रेमलिन नष्ट किया जा सकता है। इसे सुनिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास, जैसा कि एडमिरल ने कहा, ऐसी क्षमताएं हैं जो अभी यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में तैनात नहीं हुई हैं, जो डरावनी हैं, जो शक्तिशाली हैं और जो सचमुच हमारे चुने हुए स्थान और समय पर गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं, और कि उनमें से कुछ को उनके इस्तेमाल के लिए यूक्रेन भेजा जाना संभावित रूप से जारी रहेगा और इससे गणना बदल सकती है। लेकिन जाहिर है हम उस बिंदु पर नहीं पहुंचे हैं जहां व्लादिमीर पुतिन ने यह तय किया हो कि बातचीत के लिए समय उपयुक्त है। और एक आप जानते हैं, मुझे नहीं पता। मेरा मतलब है व्लादिमीर पुतिन जिस समस्या में खुद को पाते हैं वह यह है कि वह कमजोरी नहीं दिखा सकते। और ये बातें सिर्फ नाटो के किसी प्रतिनिधि ने नहीं कही थीं, बल्कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी रूस को ऐसा ही संदेश दिया था। मैं इसे चेतावनी मानता हूं। हाँ, हम दबाव बढ़ा रहे हैं, हम सब मिलकर इसे बढ़ा रहे हैं, हम सभी इसे बढ़ा रहे हैं। नाटो शानदार रहा है। नाटो के नेता, जैसा कि आप जानते हैं, मार्क शानदार रहे हैं मेरी राय में, और वह एक शानदार इंसान है, और वे लोग भी इसे बढ़ा रहे हैं। और हम नाटो को बहुत सारे हथियार बेच रहे हैं, और मेरा मानना है कि वे ज़्यादातर यूक्रेन जा रहे हैं। वे अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं, हम दुनिया के बेहतरीन हथियार बनाते हैं। आप हमारे विमान और हमारा बहुत सा उपकरण खरीदते हैं, और आपके पास एक बड़ी सेना है। वास्तव में आपके पास उपकरणों की ज़बरदस्त ताकत है।